गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। जैसा कि आपको पता है आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपना क्लास 12 का सिलेबस। ठीक है, हम यहाँ पे कैसे पढ़ा रहे हैं वो आप शायद मेरा एक वीडियो जिसमें मैं डाला हुआ हूँ कि मैं यहाँ पे कैसे पढ़ाता हूँ वो आपने ज़रूर देखा होगा। ठीक है, चलो आज से हम लोग शुरू करते हैं रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक, आपको बेसिक आइडिया इसका होगा जब आप क्लास 11th में रिलेशन एंड फंक्शन पढ़े थे। नहीं है तो मैं आपको देता हूँ। ठीक, सेट तो आप जानते ही होंगे, है ना। ये एक ए सेट है। देखो रिलेशन फंक्शन वास्तव में बहुत ही आसान चैप्टर है ना, लेकिन इसको टफ बनाता है इसका साइन, है ना। जो भी इसका साइन होता है वो चीज़ बहुत मतलब बच्चा को समझ ही नहीं आता है, ठीक है ना। लेकिन हमको प्यार प्यार से समझना है, बहुत अच्छे से समझना है। देखो जैसे ए सेट है, ये तो आपको पता ही होगा, जैसे 1 2 3 4 है, ये एक सेट है। ठीक, बी एक सेट है, 3 4 5 6, ये एक सेट है। ठीक, तो रिलेशन डिफाइन होता है ना, आर एक रिलेशन है। ठीक, जैसे देखो इसको हम लोग अगर ऐसे फॉर्म आपने लिखने पढ़ा होगा 1 2 3 4, बी सेट क्या है 3 4 5 6। तो मान लो एक का रिलेशन 4 के साथ, 2 का रिलेशन 5 के साथ, 3 का रिलेशन 6 के साथ है। ऐसा हमारा कोई रिलेशन है। ठीक, तो हम लोग देखो ये रिलेशन कैसा है। देखो आर एक रिलेशन है, किस पे, आर एक रिलेशन है, आर एक रिलेशन है ए से, आर एक रिलेशन है ए से बी पे, आर एक रिलेशन है ए से बी पे। वो रिलेशन क्या है, देखो वो रिलेशन है 1,4 है ना, 1,4 2,5 और 3,6 है ना, ये एक रिलेशन हो गया। ठीक, तुम कहेगा कि एक का यहाँ पे 4 से क्यों हुआ, एक का तीनों के साथ हो सकता है। अरे भाई मान लेते हैं कि आर ए से बी पे एक ऐसा रिलेशन है जहाँ पे देखो जैसे एक ये रिलेशन आर हम लोग डिफाइन करते हैं ए कॉमा बी, है ना, ए कॉमा बी सच डैट, है ना, एक आर एक रिलेशन डिफाइन करते हैं, है ना, ए से बी पर, ए से बी पे ए कॉमा बी, है ना, आर एक रिलेशन ए कॉमा बी इस प्रकार है कि, है ना, ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू बी, है ना, एंड ए इज इक्वल्स टू बी इज इक्वल्स टू ए प्लस 3। ठीक है, देखो ये हमारा मान लो एक रिलेशन है, उसी रिलेशन में उस रिलेशन से हमारा कौन सेट बना, ये सेट बन गया। ठीक है, तो यही हमारा रिलेशन होता है। यहाँ तक बात समझ में आता है। उसके बाद देखो एक आता है डोमेन, है ना, एक आता है डोमेन। ठीक, डोमेन क्या होता है, जैसे कोई रिलेशन है ना, जहाँ यहाँ पे अगर रिलेशन किस पे है ए से बी पे है, अगर बी से ए पे होता तो बात अलग होता है। यहाँ पे रिलेशन किस पे है ए से बी पे, तो ए ये हमारा ए सेट है, इससे रिलेशन किस पे है, इससे रिलेशन है बी सेट पे। ठीक, तो डोमेन जो होता है वो ए सेट का जो एलिमेंट बी सेट से संबंध रख रहा है उसका सेट। ठीक, तो डोमेन हमारा डोमेन को डोमेन रेंज ये सब एक सेट है। डोमेन किसका सेट है, ए सेट का, मतलब जिससे रिलेशन हो, ठीक है, जिससे रिलेशन हो दूसरे पे, तो डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन में कौन कौन एलिमेंट आएगा 1 2 3। ठीक है, को डोमेन में कौन कौन एलिमेंट आएगा, को डोमेन में आएगा को डोमेन जो होता है ना वो हमारा बी सेट, पूरा बी सेट होता है ना। बी सेट जो बी सेट को ही हम लोग माने जिस पे रिलेशन रहता है ना उस पूरे को हम लोग को डोमेन कहते हैं, है ना। को डोमेन इज इक्वल्स टू हम लोग लिख सकते हैं बी सेट, या इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 4 5 6, 3 4 5 6। बोलो यहाँ तक बात समझ में आता है। उसके बाद आता है एक रेंज, उसके बाद एक आता है रेंज, है ना, रेंज। अब देखो रेंज क्या होता है, बस जैसे डोमेन था ए के लिए और रेंज है बी के लिए, माने जिस पर रिलेशन हो उसके लिए, तो रेंज क्या हो जाएगा 4 5 6। ठीक है, ये हमारा बेसिक आइडिया है जो आपको याद होना चाहिए। उसके बाद फंक्शन क्या होता है, जैसे एक रिलेशन, देखो रिलेशन के स्पेशल केस को ही फंक्शन कहते हैं। स्पेशल केस क्या होता है, जब एक रिलेशन हो एक सेट से दूसरे सेट पे, हो सकता है यहाँ पे ए से ए का ही रिलेशन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। तो रिलेशन मान लेते हैं अगर हमारा एक सेट से दूसरे सेट पे रिलेशन होता है और जिस सेट से दूसरे सेट पे अगर रिलेशन होता है तो इस सेट का सारा एलिमेंट यदि इस सेट के किसी एक एलिमेंट के साथ ही, है ना, किसी एक एलिमेंट के साथ ही अगर संबंध रखता हो तो वो हमारा, तो वैसा रिलेशन
फंक्शन कहलाता है। वैसा रिलेशन हम लोग को क्या कहलाता है? फंक्शन। एग्जाम्पल जैसे देखो ई हो गया हमारा क्या 1 2 3 4, यहाँ पे 4 बच गया ना, 4 का मान लो रिलेशन 3 के साथ हो गया, 4 के साथ हो गया, 5 के साथ हो गया, 6 के साथ हो गया, हमेशा रिलेशन होगा। हमको क्या ध्यान रखना है कि सारा एलिमेंट का किसी की ना किसी के साथ संबंध हो और किसी न किसी एक के साथ संबंध हो, है ना। ऐसा ना कि 3 का संबंध हो 6 के साथ भी, 3 का संबंध हो 4 के साथ भी, ऐसा नहीं है ना। गर्लफ्रेंड बताना तो 1 को पटाना, 2 को नहीं, ठीक है ना। बस वहां पे भी वही है, ठीक है। चलो तो यहां तक बात समझ में आता है। अब इतना बात समझ में आ गया। अब देखो इसमें क्या लिखता है, वी विल स्टडी डिफरेंट टाइप ऑफ रिलेशन एंड फंक्शन, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, इनवर्सिबल फंक्शन एंड बाइनरी ऑपरेशन। इस चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में बताया आपको। यहाँ पे विभिन्न प्रकार के, आप 11th में तो केवल सिंपल रिलेशन पढ़े हैं, लेकिन यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप ऑफ रिलेशन फंक्शन पढ़ना है ना। 2 फंक्शन को जोड़ के, है ना, 2 फंक्शन को मिला के एक नया जो फंक्शन बनना है जिसको हम लोग कंपोजिशन ऑफ फंक्शन कहते हैं उसको पढ़ना है। इनवर्सिबल फंक्शन करना है, मतलब जो फंक्शन है उसको उल्टा करेंगे तो वो वाला फंक्शन पढ़ना है। उसके बाद बाइनरी ऑपरेशन, एक बाइनरी ऑपरेशन होता है उसको पढ़ना है। ये सब क्या होता है आगे पढ़ेंगे, ठीक। चलो उसके बाद आगे इसमें दे रखा है टाइप्स ऑफ रिलेशन, है ना, रिलेशन कितने प्रकार के होते हैं, ठीक। तो रिलेशन जैसा कि इसमें दिया गया है, रिलेशन 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। रिलेशन कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, ठीक। देखो रिलेशन 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन? रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। आप लोगों को पता होगा रिलेशन कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। अब तीनों कैसे कैसे होते हैं वो देखो इसमें उससे पहले हम लोग एक और चीज पढ़ लेते हैं, इम्पटी रिलेशन क्या होता है और यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है, उसके बाद हम लोग देखेंगे, ठीक। ये इम्पटी रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है, ठीक। चलो तो हम लोग देखते हैं इम्पटी, इसका नाम से आपको पता चल जाएगा, इम्पटी रिलेशन। देखो इम्पटी माने क्या होता है? खाली, एक ऐसा रिलेशन जिसपे एक भी एलिमेंट ना हो, है ना, एक ऐसा एलिमेंट जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो। फॉर एग्जांपल जैसे ए एक सेट है 1 2 3, बी एक सेट है 2 4, बस एक रिलेशन है ए से बी पर, है ना। इस प्रकार है कि, है ना, एक रिलेशन है ए से बी पर कि ए कॉमा बी, इस प्रकार, है ना, ए कॉमा बी इस प्रकार एक रिलेशन है कि बी इज इक्वल्स टू ए प्लस 5। देखो अगर मान लेते हैं कोई रिलेशन अगर ऐसा है ए से बी पे, तो क्या इसमें एक भी एलिमेंट आएगा? नहीं, इसमें कोई एलिमेंट नहीं आएगा, मतलब 5, है ना, एक भी एलिमेंट नहीं आएगा मतलब 5। हमारा रिलेशन में क्या है? 5 है, ठीक है, उसमें एक भी एलिमेंट नहीं है। तो ये सेट क्या होता है? इम्पटी सेट। ये क्या होता है? इम्पटी रिलेशन, है ना, सॉरी इम्पटी रिलेशन होता है। इम्पटी रिलेशन में एक भी रिलेटेड एलिमेंट नहीं होता है, एक भी रिलेटेड एलिमेंट नहीं होता है, ठीक। तो इम्पटी रिलेशन में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होते हैं? 0। नंबर ऑफ एलिमेंट कितना होता है? 0। बात समझ में आता है? चलो ये हो गया इम्पटी, है ना। यहाँ पे आगे दिया हुआ भी है कि अगर इसमें देखो, इसमें क्या दिया हुआ है? ए रिलेशन आर इन द सेट ए इज कॉल्ड इम्पटी रिलेशन इफ नो एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एनी अदर एलिमेंट ऑफ ए। मतलब क्या? एक रिलेशन है जो ए सेट से ए सेट पे है ना। बिल्कुल हो सकता है, बताओ ए सेट हमारा 1 2 3 है, फिर ए सेट हमारा 1 2 3 है, क्या रिलेशन ए सेट से नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। हमको तो 2 सेट चाहिए, हम ए ले बी ले कुछ भी ले, हमको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो वही कहता है कि इफ नो एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एनी अदर एलिमेंट ऑफ ए, यानी इसका कोई भी एलिमेंट अगर इससे नहीं रिलेटेड हो तो हमारा वो इम्पटी रिलेशन हो सकता है, ठीक है। जैसे मान लो एक रिलेशन है कि आपके कोचिंग में जितना भी बच्चा पढ़ता है उसमें कितने ऐसे बच्चे हैं, है ना, कितने ऐसे बच्चे हैं जो एक लड़का को दूसरे लड़के से प्यार है। एक को ऐसा लड़का नहीं होगा, लड़का का प्यार किससे होता है? लड़की से होता है ना भाई, ठीक है ना। तो वो रिलेशन क्या हो जाएगा? इम्पटी रिलेशन। वहां पे भी एक रिलेशन डिफाइन है लेकिन वो इम्पटी रिलेशन है। बात समझ में आया? उसके बाद देखो यूनिवर्सल रिलेशन, है ना, यूनिवर्सल रिलेशन। देखो यूनिवर्सल रिलेशन क्या है ऐसे समझो, जैसे
क्लास के एक सेट है, क्लास के सभी लड़का, राम श्याम गीता मोहन सब, राम श्याम मनोहर तनोहर कुछ भी हो, है ना, एक सेट हो गया। बी सेट हो गया क्लास के सबसे सुंदर सुंदर लड़कियां, है ना, क्लास के सबसे सुंदर सुंदर जो है ना परी, है ना। तो अगर एक रिलेशन हम कर दे, एक रिलेशन कुछ इस प्रकार कर दे कि लड़का है ना, कितने लड़के, है ना, जो एक रिलेशन है लड़का से लड़की पर, जो एक लड़का दूसरे लड़की को चाहता है, ठीक, तो गधा सब होता है, सबको चाहने लगता है, ठीक है, तो ये एक यूनिवर्सल रिलेशन है। अब मैथ में इसको समझते हैं, ठीक है, मैथ में समझते हैं। जैसे एक रिलेशन है ना, ये हमारा एक सेट है 1 2 3, बी सेट है 3 4 5, है ना, 3 4 5। तो अगर ए से बी एक रिलेशन है ए से बी पे, है ना, एक रिलेशन है ए से बी पे जिसमें सभी एलिमेंट, है ना, एक 3 से भी, एक 3 से भी, एक 4 से भी, एक 5 से भी, 2 3 से भी, 2 4 से भी, 2 5 से भी, 3 से भी, 3 4 से भी, 3 अगर 5 से भी हो, ये सारा जो रिलेशन हो गया, ये सारा रिलेशन मिलके हम लोग को क्या कहलाता है, यूनिवर्सल, है ना, ये हम लोग का यूनिवर्सल रिलेशन है ना। और देखो, और ये हमारा क्या है, यूनिवर्सल रिलेशन, यूनिवर्सल, जिसमें यूनिवर्सल रिलेशन RELATION, यूनिवर्सल रिलेशन में क्या होता है, जैसे अगर मान लो A क्रॉस A पे, है ना, सेट A पे कोई रिलेशन है, तो R जो सेट हमारा रिलेशन का बनेगा वो A क्रॉस A पूरा हो जाएगा, A क्रॉस A का सारा एलिमेंट आ जाएगा, ठीक। A क्रॉस A करने आता है ना, जैसे A हमारा होता है 1 2 3 और A हमारा होता है 1 2 3, है ना। तो A क्रॉस A क्या होता है, A क्रॉस A क्या होता है, पहले आप 1 लो, 1 से 1 करो, 1 से 2 करो, 1 से 3 करो, है ना, 1 से 3 करो, फिर 2 से 1 करो, इसको हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक। 2 से 2 करो और 2 से 3 करो, ठीक। उसी प्रकार 3 से 1, 3 से 2, 3 से 3, 3 से 1, 3 से 2 और 3 से 3, बोलो बात समझ में आता है यहाँ से, 3 से 3, ठीक। ये हो गया A क्रॉस A, यानी एक R जो हमारा यूनिवर्सल रिलेशन है वो A क्रॉस A का सारा एलिमेंट उसमें होगा, है ना। देखो एक का रिलेशन एक के साथ, एक का रिलेशन 2 के साथ, एक का रिलेशन 3 के साथ, 2 का रिलेशन एक के साथ, 2 का रिलेशन 2 के साथ, 2 का रिलेशन 3 के साथ, 3 का रिलेशन एक के साथ, 3 का रिलेशन 2 के साथ, 3 का, मतलब सारा रिलेशन हो तो उसे हम यूनिवर्सल रिलेशन कहते हैं। अगर यहीं पे R एक इम्पटी रिलेशन है तो R इज इक्वल टू 5, R इज इक्वल टू 5, है ना, R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5, और 5 इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस A, A क्रॉस A, है ना, सबसेट ऑफ A क्रॉस A। आपको सबसेट पता है, नहीं पता है तो देखो, जैसे हमारा A कोई सेट है, A कोई सेट है 1 2 3 4, है ना, तो हमारे पास मान लो B A का सबसेट है, ठीक। तो हम लोग मान लो हमारा B एक सेट है A 2, तो इसको हम लिखते हैं B इज अ सबसेट ऑफ A, हम लोग इसको क्या लिखते हैं, B इज अ सबसेट ऑफ A। ये सबसेट का चिन्ह होता है, ये सबसेट का क्या होता है, साइन होता है। बात समझ में आता है। देखो यहाँ पे एलिमेंट है 1 2 3 4, और इस A क्रॉस A, मान लो ये C सेट है, A क्रॉस A क्या है, मान लो ये C सेट है, इसका एलिमेंट कौन कौन है, ध्यान से देखो, इसका एक एलिमेंट है 1 1, दूसरा एलिमेंट है 1 2, ये नहीं समझना कि इसमें क्या एलिमेंट है 1 2 3 4, नहीं, इसका एक एलिमेंट है E, ये ब्रैकेट के अंदर जो है ना वो एक एलिमेंट है। बोलो बात समझ में आता है। चलो तब अब इसका एग्जाम्पल हम लोग 1 देखते हैं, है ना, इसका एग्जाम्पल हम लोग 1 देखते हैं। हम लोग यहाँ तक सभी बातों को पढ़ लिए अच्छे से, ठीक। और इसका एग्जाम्पल 1 क्या है देखते हैं। चलो एग्जाम्पल 1 है कि लेट क्या, A बी द सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ ए बॉयज स्कूल, है ना, माने एक ऐसा स्कूल है जिसमें केवल बॉयज ही पढ़ते हैं, और एक ऐसा सेट है सभी विद्यार्थी क्या लड़के होंगे, सो डैट द रिलेशन R इज गिवन बाई A इज ए सिस्टर ऑफ B इज इम्पटी रिलेशन एंड R डैश A द डिफरेंस बिटवीन हाइट ऑफ A B इज लेस देन 3 मीटर, है ना, इज यूनिवर्सल रिलेशन, क्या R डैश A B द डिफरेंस बिटवीन हाइट ऑफ A एंड B इज लेस देन 3 मीटर, है ना, लेस देन 3 मीटर। देखो इसको दिखाना है इज यूनिवर्सल रिलेशन, ठीक।
चलो इस एग्जाम्पल में क्या कहा मैं आपको बताता हूँ। एग्जाम्पल में बोला एक ऐसा स्कूल है जिसमें केवल लड़के ही पढ़ते हैं, ठीक। तो एक रिलेशन इन्होंने बनाया, एक रिलेशन बनाया आर, एक रिलेशन हमारा आर है, देखो एक रिलेशन हमारा आर है ए कॉमा बी, है ना, एक रिलेशन हमारा आर है ए कॉमा बी, सच डैट क्या, ए इज ए सिस्टर ऑफ बी, ए इज ए SISTR सिस्टर ऑफ बी। हमको दिखाना है कि ये एक इम्पटी रिलेशन है, ये एक क्या है, इम्पटी रिलेशन है। अब देखो ये आर रिलेशन किस पे होगा, बच्चों से, स्कूल के बच्चों से स्कूल के बच्चों पर, है ना। ये ए क्या है, स्कूल के बच्चा, बी क्या है, स्कूल के बच्चा। अब बताओ क्या ए भी सारा लड़का है, बी भी सारा लड़का है, तो यहाँ पे कह रहा है ए इज ए सिस्टर ऑफ बी, माने कि ए जो है ना बी की बहन है। अब बताओ इसमें लड़की है ये नहीं है, तो बहन अथी कोई भी गर्लफ्रेंड क्या इसमें ऐबे नहीं करेंगे, है ना। तो हम लिखेंगे चूंकि लिखेंगे कि द रिलेशन इज प्रेजेंट ऑन बॉयज ऑन बॉय, सो सिस्टर रिलेशन इज नॉट डिफाइंड हेयर, सो आर इज इक्वल्स टू 5, सो आर इज इम्पटी रिलेशन, सो आर इज इम्पटी रिलेशन। बस बोलो बात समझ में आता है। चलो अब उसी प्रकार एक और आर सेट दिया गया है, एक और आर सेट दिया गया है ए कॉमा बी सच डैट, है ना, सच डैट क्या दिया हुआ है कि द डिफरेंस बिटवीन हाइट्स ऑफ ए एंड बी इज लेस देन 3 मीटर। मतलब ए लिखेंगे या बी लिखेंगे ना, तो इस दोनों के हाइट का डिफरेंस, देखो सब्सट्रैक्ट और डिफरेंस में अलग होता है। जैसे हम कहेंगे 2 को 3 से सब्सट्रैक्ट करो, मतलब 2 - 3, है ना, तो आप कहोगे -1। डिफरेंस 2 और 3 में डिफरेंस कितना है, तो हम लोग क्या करते हैं कि 3 - 2 करेंगे कि 3 और 2 में डिफरेंस 1 है। डिफरेंस जब भी कहे तो बड़ा में से छोटा घटाना है, सब्सट्रैक्ट जब भी कहे तो जैसे कहे वैसे, जैसे 2 को 3 से सब्सट्रैक्ट करो तो 2 - 3, लेकिन हम कहेंगे 3 से 2 के सब्सट्रैक्ट करो 3 - 2, लेकिन दोनों केस में 2 और 3 चाहे 3 2 का डिफरेंस क्या है, तो हमेशा 1, है ना। डिफरेंस और सब्सट्रैक्ट में आपको अंतर समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। तो ये 3 - 2 = 1 हो गया, ठीक। तो आर डैश एक रिलेशन है कि हाइट, मान लो ए का हाइट x है, ए का हाइट क्या है x, है ना, तो डिफरेंस बिटवीन हाइट और बी का हाइट y है ना, बी का हाइट मान लेते हैं हम y है। आपको अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करके नहीं बता रहे हो, तो आप एग्जांपल देखो तो समझ में आ जाएगा। मान लेते हैं ए का हाइट x और बी का हाइट y है, ठीक, बी का हाइट y है। हमको नहीं पता है कि किसका हाइट बड़ा है किसका हाइट छोटा है, तो हम लोग मॉड लगा दिए, है ना। मॉड पता है ना, अगर -2 का मॉड होता है 2, है ना, मॉड लगाने पे हम लोग का माइनस साइन हट जाता है। ये बात शायद आप लोग को पता होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है ना। चलो तो क्या कहा, मान ली ए का हाइट x है, बी का हाइट y है, तो इसमें कहता है रिलेशन ये है कि डिफरेंस बिटवीन हाइट ऑफ ए एंड बी इज 3 मीटर, कि इस दोनों का हाइट 3 मीटर या उससे छोटा ही हो। तो एक बात बताओ, जानता है वो 3 मीटर कितना हो गया, हमको तो अंदाजो नहीं है, लगभग इतना तो हो ही जाएगा, है ना। 3 मीटर, अरे बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 3 मीटर हाइट बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो एक बात बताओ, तो क्या कोई स्कूल में कोई बच्चा हो जिसका हो सकता है एगो हाइट इतनी गो हो, एगो हाइट इतना, मतलब पूरा इतना गो, मतलब इतनी गो एगो बच्चा, एगो इतना गो बच्चा हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता है। एगो होगा इतना गो, एगो होगा इतना गो, एगो होगा इतना गो, है ना। तो जब डिफरेंस इन हाइट करेंगे तो ज़्यादा क्या होगा, कुछ सेंटीमीटर का डिफरेंस आएगा। लेकिन यहाँ पे कह रहा है 3 मीटर, ये क्या कह रहा है, 3 मीटर के बराबर या उससे कम। तो बताओ सबका तो हाइट 3 मीटर से कम ही होगा ना, सबका हाइट का अगर हम डिफरेंस लेंगे तो 3 मीटर से कम ही ना होगा। तो यानी क्या मतलब कि अगर इस रिलेशन से देखें तो सभी बच्चे एक दूसरे से रिलेट है, सभी बच्चे एक दूसरे से संबंध रखते हैं। संबंध किस लिए रखते हैं, क्योंकि इसका कोई भी 2 बच्चा आप उठा के ले लो, अगर दोनों के हाइट का आप डिफरेंस करोगे तो 3 मीटर से कम नहीं आएगा। 3 मीटर बहुत ज़्यादा हाइट होता है, ठीक है ना। चलो तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आर डैश में हमारा ऑल एलिमेंट आ जाएगा, है ना। हमारा आर डैश में क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे सिंस all two बॉयज ऑफ स्कूल
हैज डिफरेंस ऑफ देयर हाइट इज लेस देन इज इक्वल टू 3, सो आर डैश इज अ यूनिवर्सल रिलेशन। सिंपल, आर डैश इज अ यूनिवर्सल रिलेशन। बोलो बात समझ में आता है ना? आर डैश इज अ यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे हम लोग का एग्जाम्पल 1 खत्म होता है। ठीक, उसके बाद देखो इसमें रिमार्क में कुछ बात दिया गया है, उसको देख लेते हैं क्योंकि आपको लाइन बाय लाइन में पढ़ा रहा हूँ। इन क्लास 11th वी हैव सीन 2 ways ऑफ रिप्रेजेंटिंग ए रिलेशन, नेमली रोस्टर फॉर्म a बराबर b, a+1 इज एक्सप्रेस a इज रिलेटेड टू b इफ एंड ओनली इफ b इज इक्वल टू a बाय मेनी ऑथर्स। ठीक है ना? जैसे देखो जो भी रिलेशन है ना उसको टेबुलर रजिस्टर फॉर्म दोनों में लिख सकते हैं, यही आगे दिया हुआ है, कोई बात नहीं। वी में ऑल्सो यूज दिस नोटेशन एज वेन कन्वीनियंट, है ना? इसमें दिया गया है कि हम लोग देखो ये जो आर रिलेशन है ना, देखो यहाँ पे मैं जो रिमार्क में दिया गया है वो आपको मैं यहाँ पे बताता हूँ। ठीक, यहाँ पे दिया गया है कि ये एक रिलेशन जो है आर एक रिलेशन है ना? आर एक रिलेशन है a, b सच डैट a, b सच डैट b इज इक्वल्स टू a+1, b इज इक्वल्स टू a+1। एक रिलेशन को हम लोग ऐसे लिख दिए। ठीक है, एक रिलेशन को हम लोग ऐसे लिख दिए। इसी रिलेशन को हम लोग एक और तरीके से लिख सकते हैं। देखो यहाँ पे दिया हुआ है एज a रिलेटेड टू b। इसको देखो ये कैसे लिखा है, ये ऐसे लिखो चाहे लिखो a रिलेटेड, आर मतलब रिलेटेड, संबंध रखता है b से, है ना? a इज रिलेटेड टू b सच इफ एंड ओनली इफ, है ना? इफ एंड ओनली इफ, है ना? इफ एंड ओनली इफ, केवल तभी जब b इज इक्वल टू a+1 हो। ऐसे लिख सकते हैं चाहे ऐसे लिख सकते हैं। बोलो कोई बात इसमें दिक्कत नहीं है, कोई इसमें हाथी घोड़ा नहीं है। ठीक है ना? चलो, if a, b is belongs to R, v says that a is related to b, है ना? जैसे a, b यदि हमारा रिलेशन से बिलोंग्स टू रिलेशन वाला सेट, इस सिंबल जानते हो ना, बिलोंग्स वाला उससे गुजरता है, तो हम लोग सिंपली इसको ये भी लिख सकते हैं a रिलेटेड टू b, माने a का संबंध है b के साथ। यहाँ पे ये कभी नहीं लिखना कि b इज रिलेटेड टू a, नहीं। जब हमारा अगर ये रहे b, a रहे, है ना, b, a बिलोंग्स टू R, तब हम लिखेंगे b रिलेटेड टू a। बोलो बात समझ में आता है यहाँ तक? चलो बहुत बढ़िया। अब फाइनली आते हैं ए रिलेशन आर इन द सेट ए इज कॉल्ड, ओ माय गॉड। चलो अब हम लोग देखते हैं फाइनली अपना रिलेशन रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव क्या होता है। रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव क्या होता है? तो पहले आप एक सेट ले लो। ठीक, एक सेट ले लो। हम लोग एक सेट ले लिए, A-E-I-O-U, है ना? एक सेट ले लिए A-E-I-O-U, एक सेट ले लिए A-E-I-O-U। मान लो R एक रिलेशन है, R एक रिलेशन है किससे? A से A पे, है ना? A से A पे। ठीक, और तो R, है ना? तो इसको हम लोग रिफ्लेक्सिव कब कहेंगे, है ना? इस रिलेशन को हम लोग रिफ्लेक्सिव कब कहेंगे? देखो इसमें दिया हुआ है अलजेब्रा रूप में। ठीक है, हम आपको सिंपल समझाते हैं। ये आर एक रिलेशन है ना, इसको रिफ्लेक्सिव तब कहेंगे जब इसका प्रत्येक एलिमेंट, जब मतलब जिस भी सेट से रिलेशन हो तो उसका प्रत्येक एलिमेंट खुद के साथ जब संबंध रखता तो उससे हम लोग रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहते हैं। क्या बोले कि देखो ए सेट में कौन कौन एलिमेंट है? A-E-I-O-U, है ना? तो यदि ए से रिलेशन रखता हो, ई से रिलेशन रखता हो, आई से रिलेशन रखता हो, ओ से रिलेशन रखता हो, और यू से रिलेशन रखता हो, तो हम लोग इस रिलेशन को क्या कहेंगे? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक, मान लो आर कोई रिलेशन है ए पे, है ना? आर कोई रिलेशन है ए से ए पे। ठीक, आर कोई रिलेशन है ए से ए तो एक बात जानते हो, आर अगर रिलेशन है ए से ए पे, इसका मतलब आर का जितना भी एलिमेंट होगा ना वो बिलोंग्स करेगा ए क्रॉस ए से, ए क्रॉस ए से। देखो सारा एलिमेंट ए क्रॉस ए से बिलोंग कर रहा है। ठीक है ना? अगर ए क्रॉस ए से रिलेशन है, अगर ए से बी पे रिलेशन रहता तो आर बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी, है ना? आर बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी। ठीक है, आपको ए क्रॉस बी निकालने आता है ना? बिल्कुल आता होगा। ठीक है ना? अभी मैंने निकाल के बताया। ठीक, चलो
तो तो अगर ये हो जाए, R एक रिलेशन हो जाए जिसमें जो भी सेट पे रिलेशन हो उसका प्रत्येक एलिमेंट यदि खुद के साथ संबंध रखता हो तो उससे हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। उसे हम लोग क्या कहते हैं? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। बोलो यहाँ तक बात क्लियर है? ठीक। अगर मान लो एक R एक रिलेशन है A से A पे जिसमें E एलिमेंट हो और साथ साथ A E हो, साथ साथ सॉरी इसको ऐसे करा लिखते हैं A E हो, है ना, इसके बाद E I हो, चाहे अब और कोई भी एलिमेंट हो, हमको कोई मतलब नहीं है, हमको बस देखना है कि मेरा E एलिमेंट है कि नहीं, A E E I I O O U U। अगर ये एलिमेंट हो गया उसके बाद कोई भी दुनिया जहान का एलिमेंट है जो A क्रॉस A से संबंध रखता है तो हम लोग कहेंगे कि ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। ठीक है, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। उसके बाद देखते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। उसके बाद हम लोग देखते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक, देखो सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है। मान लो R एक रिलेशन है A से A पे, ठीक है। अगर मान लो उसमें एक एलिमेंट है A, B, ठीक है, मान लो एक एलिमेंट है A, E, है ना, A, E, ठीक है, A, E, E, I, ठीक है, O, U, ठीक, और A, I, ठीक। तो हम लोग इस R रिलेशन को सिमेट्रिक रिलेशन तब कहेंगे जब देखो, जब R में जो भी एलिमेंट है अगर A E है तो हमको E और A इसमें होना ही चाहिए, E और A इसमें होना ही चाहिए। E A है नहीं है, तो जब यहाँ पे E और A रहेगा तब हम लोग इसके लिए ये सिमेट्रिक रिलेशन हो गया। देखो अभी इसको हमको सिमेट्रिक नहीं कर रहे हैं, देखो E I है ना, तो हम खोजो यहाँ पे I E है नहीं, तो हमको I E होना ही चाहिए। O U है तो यहाँ पे U और O होना ही चाहिए। A I है तो यहाँ पे I और A होना ही चाहिए। अब देखो I और A है तो A I खोजो, A I होगा कहीं पे A I, ठीक है। मतलब क्या, इसको अगर हम जनरल रूप में लिखें कि R अगर देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ठीक। देखो सिमेट्रिक रिलेशन में जैसे मान लो R में कोई एलिमेंट है A1, A2, है ना, A1, A2 कोई एलिमेंट है जो बिलोंग्स कर रहा है किससे, R। तो यह क्या इंप्लाई कर रहा है, अगर रिलेशन सिमेट्रिक है तो A2 A1 ऑल्सो बिलोंग्स टू R। इसको समझने की कोशिश करो, है ना, इसको समझने की कोशिश करो। यदि कोई रिलेशन A क्रॉस A पे है उसको हम लोग सिमेट्रिक रिलेशन तब कहेंगे जब मान लो उसमें कोई एलिमेंट है जो A से B का संबंध रखता है। तो अगर B भी A से संबंध रखता है ना तो वो रिलेशन सिमेट्रिक होता है। ठीक, जैसे मान लो अगर आपको कोई कह दिया कि एक रिलेशन है जो A से A पे है, ठीक, तो आप समझ जाना कि उसमें कोई भी एलिमेंट देखना ना E, I, तो पक्का इस रिलेशन में I, E होबे करेगा। बस वही लिखता है कि सिमेट्रिक रिलेशन तब होगा इफ A1, A2 बिलोंग्स टू R। A1, A2 मान लो कोई रिलेशन R सेट से बिलोंग करता है तो यह इंप्लाई करता है, तो इसका ऑटोमेटिक मतलब हो गया, है ना, अगर सिमेट्रिक रिलेशन है तब कि A2, A1 भी, है ना, A2, A1 भी R से बिलोंग कर रहा है, वेयर A1, A2 इज बिलोंग्स टू A, है ना, A1, A2 बिलोंग्स टू A, मतलब A1 और A2 जो एलिमेंट है वो A से बिलोंग करते हैं। बोलो बात समझ में आता है? चलो तो अब ये रिलेशन क्या हो गया, सिमेट्रिक रिलेशन हो गया, क्योंकि A E तो हमारे पास E I भी है, E I तो यहाँ हमारे पास I E भी है, O U तो U O भी है, A I तो I A भी है। ठीक है, अब मान लो एक इस सेट में क्या अगर यही बात रहता, सिर्फ कौन बात, मान लो हमारे पास A E रहता तो E A अगर रहता तो क्या ये रिलेशन हमारे पास सिमेट्रिक है? तो हाँ है। देखो हमारे पास ए ई है ना, इसमें ई ए अगर हो गया तो काम बन गया, ई ए हो गया, कहानी खत्म। बस ये एक रिलेशन क्या हो गया, ये हमारा एक सिमेट्रिक रिलेशन हो गया। लेकिन यहीं पे अगर होता बी ई, है ना, बी ई, चलो यहाँ पे ए ई, चलो बी आई कर लेते क्योंकि ए में बी नहीं है। ठीक, तो मान लो अगर यहाँ पे रहता आई ई तो अब ये सिमेट्रिक नहीं हुआ। अब हमको क्या चाहिए, ई आई अगर इसमें रहता तब ये क्या हो,
तब ये होता है ये एक सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, तो अब हमको लगता है आपको सिमेट्रिक रिलेशन समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, सिमेट्रिक रिलेशन समझ में आ गया होगा। चलो, और इसका एग्जाम्पल जब देखेंगे ना तो आपको और क्लियर होगा। है ना, ये है बहुत आसान, केवल इसका जो नोटेशन सब है ना कि इसको दर्शाते कैसे हैं वो थोड़ा सा कठिन होता है ना, वो थोड़ा सा कठिन होता है। चलो कोई बात नहीं। अब हमारे पास है ट्रांजिटिव, है ना, अब हमारे क्या है ट्रांजिटिव रिलेशन, है ना, ट्रांजिटिव रिलेशन। देखो इसको हम अलजेब्रा के रूप में ही समझाते हैं। ठीक है ना, बीजगणितीय मेथड से। जैसे देखो कोई सेट में, है ना, अगर R एक रिलेशन है A से A पे, तो R में यदि कोई एलिमेंट A अगर संबंध रखता है B से, कोई एलिमेंट A संबंध रखता है यदि B से, और B यदि संबंध रखता है C से, है ना। देखो पहले कंडीशन क्या किया कि A यदि संबंध रखता है B से, B यदि संबंध रखता है C से, तो अगर ये रिलेशन ट्रांजिटिव होना है तो A का भी, तो ये इंप्लाइज क्या करता है, मतलब ये क्या बताता है कि अगर इसको ये ट्रांजिटिव होना है तो A का रिलेशन होना चाहिए C से, A का रिलेशन होना चाहिए C से। ठीक है क्या, एक बार और सुनो, यहाँ पे एक बात पकड़ो, हम क्या बोले कि पहले होना चाहिए अगर A रिलेटेड है B से और B रिलेटेड है C से, तब E तो पक्का होना चाहिए भाई, A रिलेटेड टू C, तभी ये ट्रांजिटिव है। अगर मान लो B रिलेटेड टू C नहीं है, केवल A रिलेटेड टू B है, तो क्या ये ट्रांजिटिव है? हाँ है, हाँ है। ठीक है, A रिलेटेड टू B और B रिलेटेड टू C, और तब A रिलेटेड, अगर A रिलेटेड नहीं, A रिलेटेड नहीं होगा C से, तब ये ट्रांजिटिव नहीं होगा, है ना। ये कंडीशन है और ये इंप्लाइज कर रहा है। ठीक, उसी प्रकार चलो समझा कि नहीं, जैसे आप एग्जांपल ले लेते हैं, R एक रिलेशन है A E, ठीक, E U, ठीक है, तो देखो क्या ये एक ट्रांजिटिव रिलेशन है, तो देखते हैं A E, E का रिलेशन E यहाँ पे है A E का रिलेशन U के साथ है, तो अब हमको A U होना ही चाहिए, लेकिन A U यहाँ पे नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। इसी के जगह पे मान लो अगर आपको रहता, इसी के जगह पे मान लो आपको रहता कि A E I O था ना, तो मान लो यहाँ पे A E I O U रहता। ठीक, तो अगर हम आप पूछेंगे कि ये एक ट्रांजिटिव रिलेशन है, तो बिल्कुल है। देखो A का रिलेशन E के साथ है, E का रिलेशन कहीं और के साथ है नहीं, तो इसका तो कहानी है खत्म, कोई बात नहीं बच्चा। O का रिलेशन U के साथ है, क्या U का रिलेशन कोई और के साथ है नहीं, तो कहानी है खत्म, तो ये मेरा ट्रांजिटिव रिलेशन है। ठीक है, ट्रांजिटिव रिलेशन है। आपको बात समझ में आ रहा है? और क्लैरिटी देता हूं, जैसे O का U और U का रिलेशन कुछ किसी और के साथ हो, E के साथ हो, मान लो U का रिलेशन E के साथ हो, तो क्या ये ट्रांजिटिव रिलेशन है? तो देखते हैं, O का U के साथ हो, U का E के साथ है, तो O का भी E के साथ रिलेशन होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। बोलो अच्छे से बात क्लियर है? एक बार और सुनो, हम लोग क्या बोले कि A रिलेटेड हो B से, अगर B रिलेटेड हो C से, तब अगर A रिलेशन हो C से तो वो ट्रांजिटिव है, और नहीं है तो वो ट्रांजिटिव नहीं है। ठीक, और पहली ही A रिलेटेड टू B और B केकरो से रिलेटेड नहीं है, तो ये ऑलरेडी ट्रांजिटिव है, ये ऑलरेडी ट्रांजिटिव है। अब हमको लगता है ये अच्छे से समझ में आ गया। उसी प्रकार सिमेट्रिक के लिए क्या है, मान लो सिमेट्रिक में A का रिलेशन B के साथ है, मान लो सिमेट्रिक में A का रिलेशन B के साथ है, तो B का भी रिलेशन A के होना चाहिए, होना ही चाहिए, तभी वो सिमेट्रिक होगा। ठीक, उसके बाद अगर हम जनरल रूप में देखें रिफ्लेक्सिव का, तो रिफ्लेक्सिव का रिलेशन A प्रत्येक AA होना चाहिए, जहां पे A बिलोंग्स टू वो सेट, है ना, वो सेट जिस पे रिलेशन हो। मतलब समझ में आया ना कि A, A पूरा ऑल A का वैल्यू यहाँ पे AA, B AA, EE, OO, UU, II, है ना, सब होना चाहिए। मतलब A का जितना भी एलिमेंट हो सारा का खुद के साथ रिलेशन होना चाहिए। ठीक है ना, तभी वो क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। आपको हम जनरल आइडिया दे दिए, है ना, आपको हम जनरल आइडिया दे दिए। उसके बाद आता है इक्विवेलेंस रिलेशन। इस सबको क्लैरिटी तब आएगी जब आप इसके पे एग्जाम्पल करोगे। ठीक है, जब आप इस पे एग्जाम्पल करोगे। देखो बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा भी अगर नहीं, थोड़ा सा भी दिक्कत हो रहा है तो कोई बात नहीं है, इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो। ठीक है ना,
उसके बाद आता है इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन तो कुछ है ही नहीं है, इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। इक्विवेलेंस रिलेशन ये क्या कहता है, अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव है तो वो इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। सिंपल सी बात है, यदि आपको कोई रिलेशन दिखे जो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव हो तो वो सिंपल इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। जैसे आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मान लो R एक सेट, R एक रिलेशन है A क्रॉस A से, R एक रिलेशन है A से B पे, R एक रिलेशन है किससे, A से B पे, है ना, A से A ही पे चलो, और A एक सेट है वॉवेल का, A E I O U, एक सेट है वॉवेल का, ठीक। R एक रिलेशन है A से A पे, ठीक है। तो R बराबर अगर मान लो A A B B C C D D, अरे यार क्या क्या लिख रहा हूँ, सॉरी आप लोग को। चलो हम लोग यहाँ पे इस सेट के लिए काम कर रहे हैं, तो E E I I O O U U, ठीक। ये हमारे पास एक सेट हो गया और इसमें एलिमेंट डाल देते हैं। अच्छा चलो, ये सेट क्या हम पूछेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन है कि नहीं, तो आप क्या बोलोगे, बोलो क्या बोलोगे यहाँ पे, है, बिल्कुल है। देखो हम लोग पहले इक्विवेलेंस के लिए क्या करते हैं, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव चेक करते हैं। रिफ्लेक्सिव क्या कि जिस सेट पे रिलेशन है उसका प्रत्येक एलिमेंट उसी के साथ रिलेट होना चाहिए। देखो A रिलेटेड है, E से रिलेटेड है, I से रिलेटेड है, O से रिलेटेड है, U से रिलेटेड है, मतलब ये रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्री के लिए चेक करो, A का रिलेशन अगर B के साथ हो तो B का भी रिलेशन A के साथ होना चाहिए। देखो यहाँ पे A का रिलेशन A के साथ है तो A का रिलेशन A के साथ है, E का रिलेशन E के साथ है तो E का रिलेशन E के साथ है, I का रिलेशन I के साथ है तो I का रिलेशन I के साथ, O का O तो O का O, U का U तो U का U। बोलो बात समझ में आता है कि नहीं, तो ये हो गया, ठीक। तो ये सिमेट्रिक भी हो गया। ट्रांजिटिव क्या कहता था कि A का रिलेशन यदि B के साथ हो, B का रिलेशन यदि C के साथ हो तो A का रिलेशन तब C के साथ होना चाहिए, है ना। ये या अगर A का रिलेशन B का, अब B का रिलेशन C के साथ हो भी नहीं करो तो उस एलिमेंट को छोड़ दो, वो ट्रांजिटिव के लिए वैलिड है, वो ट्रांजिटिव के लिए वैलिड है, ठीक है। जैसे देखो A का रिलेशन A के साथ, अब A का रिलेशन और कहीं दिख रहा है नहीं तो कहानी है खत्म। E का रिलेशन E के साथ, E का रिलेशन और कहीं दिख रहा है, कहानी है खत्म। I का रिलेशन I के साथ, I का रिलेशन और कोई के साथ, कहानी खत्म। वो का रिलेशन ऐसा ही खत्म, कहानी खत्म। यानी ये ट्रांजिटिव रिलेशन भी है, ठीक। अगर हम यहाँ पे कर दे A, E तब यहाँ पे कर दे E, A तब सोचो तब क्या, तब देखो ये ट्रांजिटिव होता कि नहीं, ये रिफ्लेक्सिव असिमेट्रिक तो हो जाएगा। ट्रांजिटिव देखो A का A के साथ है, A का E के साथ भी है, लेकिन तो क्या होना चाहिए, A का रिलेशन E के साथ होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे है A का रिलेशन E के साथ नहीं, तो ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। अब हमको लगता है सभी बच्चों को बहुत ही बेशक शानदार तरीके से समझ में आ गया होगा। अब आप लोग इसको इसका हीरो बन गए होंगे। हम लोग क्वेश्चन बनाने के लिए रेडी हो गए हैं, तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 1 हम लोग कर लिए, अब हम लोग करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। देखो आपको हम सिंपल समझाते हैं, इसके लैंग्वेज में नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। आप लैंग्वेज देखेगा आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको सीधा सीधा मतलब समझ में आना चाहिए, ठीक। लेट टी बी द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल इन अ प्लेन विथ, चलो आपको एक प्लेन समझाता हूँ। प्लेन क्या होता है, ठीक है, प्लेन क्या होता है। देखो बच्चों ई एक प्लेन है, ई एक क्या है, प्लेन है, ठीक। आपका प्लेन इनफाइनाइट हो सकता है, स्पेस में प्लेन इनफाइनाइट हो सकता है, ठीक। 10th तक हम लोग केवल XY प्लेन पढ़ते थे, XY प्लेन है ना, केवल XY प्लेन, लेकिन प्लेन इनफाइनाइट हो सकता है। देखो जैसे हम बताते हैं, देखो ई जो है ना, ई एक प्लेन है, 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 मतलब इनफाइनाइट प्लेन हो सकता है, ठीक है ना, इनफाइनाइट प्लेन हो सकता है। तो उसी में कहता है T इज अ सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल इन अ प्लेन। मान लेते हैं हमारा ये जो बोर्ड है वो एक प्लेन है, ये भी तो एक प्लेन ही ना है, तो इसमें का हम सारा ट्रायंगल मान लेते हैं। लेट टी बी द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल, दुनिया में जितने ट्रायंगल संभव है वो ट्रायंगल को हम लोग इस बोर्ड पर मान लिए, ठीक। विथ रिलेशन R, एक रिलेशन R से, जैसे भाई बहन कुछों का रिलेशन होता है ना भाई, तो यहाँ पे एक रिलेशन R है इन T माने ट्रायंगल पर गिवन बाई R इज इक्वल टू T1, T2। R एक रिलेशन है T1 T2, मतलब T1 एक ट्रायंगल, T2 एक ट्रायंगल, एंड T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2, है ना, T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2। कॉन्ग्रुएंट माने क्या होता है,
कॉन्ग्रुएंट माने होता है क्या उसको बोलते हैं, सर्वांग सम, है ना, सर्वांग सम। देखो एक होता है कॉन्ग्रुएंट, एक होता है सिमिलरिटी, दोनों में मैं मतलब समझाता हूं। देखो कॉन्ग्रुएंट, जैसे ये सिक्का है ना, जैसे 1 रुपया का 2 सिक्का है, तो ये दोनों सिक्का कॉन्ग्रुएंट है ना, कॉन्ग्रुएंट है ना, मतलब ज्यों का त्यों एकदम सेम, टू कॉपी सिमिलरिटी। अब देखो मान लो ये 2 सेंटीमीटर का रेडियस है, ये भी 2 सेंटीमीटर का, तो इसको यहाँ पे रखेगा तो दोनों सेम हो जाएगा। मान लो ये 2 सेंटीमीटर का है और ये 5 सेंटीमीटर का है, ठीक, तो दोनों क्या है, दोनों सिक्के हैं, ये बड़का सिक्का है, ये छोटका सिक्का है, दोनों एक ही रूप का है, माने जैसे हम तो आदमीय हैं, वैसा ही ये दोनों सर्किले हैं लेकिन अलग अलग साइज का है ना। तो जब अलग अलग साइज का हो तो उससे हम लोग कहते हैं क्या चीज, उससे हम लोग बोलते हैं सिमिलर, है ना, सिमिलर। जैसे ये दोनों सिमिलर है, ये दोनों कॉन्ग्रुएंस है, दोनों अगर बराबर है, एक दूसरे को पूरा ओवरलैप कर ले, पूरा ढक ले, तो उससे हम लोग बोलते हैं कॉन्ग्रुएंस, है ना, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंस। अगर दोनों को न ढके, है ना, लेकिन आकार रूप रंग रूप सेमे में हो तो उसे हम लोग कहते हैं सिमिलर। चलो यहाँ तक बात समझ में आता है। तो क्या कहता है, एक रिलेशन है T1 T2, है ना, T1 T2 एक रिलेशन है सच दैट T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2, कि मतलब एक ट्रायंगल दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। तो हमको बताना है सो दैट R इज इक्विवेलेंस रिलेशन। इसको हमको बनाना नहीं है, आपको ये नहीं सोचना कि भाई बोर्ड में हम ये ना लिखेंगे तब हमको नंबर आएगा, ना रे, आप इसको बस केवल समझो, इसका केवल समझो, इसको कहीं पे भी कोई कहीं नहीं आने वाला है, इसको केवल आपको समझना है, ठीक, कि ये जो बात कहा है वो वास्तव में सही कहा है कि नहीं। देखो इसमें कंडीशन दिया हुआ है कि इस प्लेन में जो इनफाइनाइट जो ट्रायंगल है ना, बहुत सारा ट्रायंगल, आपको 2 ट्रायंगल वैसा ही उठाते चलना है, वैसा ही 2 को उठाते चलना है, जो क्या है, कॉन्ग्रुएंस है। कॉन्ग्रुएंस मतलब एक दूसरे को ओवरलैप कर रहा है, एक दूसरे को ओवरलैप कर रहा है। तो अब सोचो, अब हमको दिखाना है कि वो इक्विवेलेंस रिलेशन है, ठीक। तो अब देखो हम लोग, देखो R में हम लोग चेक करते हैं, सोचो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या चेक करेंगे कि जो भी उस सेट, हम लोग यहाँ पे अभी सेट किसका है, ट्रायंगल का, यानी सभी ट्रायंगल का। तो ये रिफ्लेक्सिव कब होगा, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव कब होगा, या यदि प्रत्येक ट्रायंगल अपने से रिलेशन रखता हो, ठीक। तो यहाँ पे रिलेशन क्या है कि T1 और T2 कॉन्ग्रुएंस है, माने एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं। तो एक बात बताओ, हम इस ट्रायंगल का कोई भी इस प्लेन का कोई भी ट्रायंगल उठा ले और इस ट्रायंगल, ऐसा ट्रायंगल हम 2 को ले ले, तो क्या ये दोनों ओवरलैप नहीं कर लेगा, बिल्कुल कर लेगा। कोई भी आप ट्रायंगल उठाओ और उसी ट्रायंगल को उसी ट्रायंगल पे रखो तो वो ओवरलैप कर लेगा। इसका मतलब क्या, हमारा जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव है, हमारा जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव है। आप सिंपल कॉन्सेप्ट, इसको आप भाषा में लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो कि एज वी फाइंड दैट, ऐसा हम लोग पाते हैं कि ऑल द ट्रायंगल्स इन अ प्लेन आर ओवरलैप विथ ईच अदर, यानी कॉन्ग्रुएंट, यानी ऑल द ट्रायंगल आर रिलेटेड विथ इटसेल्फ, है ना, अपने आप से संबंध रखता है, इसीलिए R इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है। उसके बाद सिमेट्रिक के लिए क्या था कि यदि A का रिलेशन है B के साथ तो B का भी रिलेशन होना चाहिए A के साथ। ये कंडीशन है, अगर ये कंडीशन हो गया तो ये चीज होना ही चाहिए, ठीक है, ये कंडीशन है, अगर ये चीज हो गया तो ये चीज होना ही चाहिए। तो देखो हम लोग मान लेते हैं T1 रिलेटेड है T2 से, तो हमको क्या होना चाहिए, T2 रिलेशन है T1 से ना। चलो चेक करते हैं। तो देखो T1 रिलेटेड है T2 से, इसका क्या मतलब, T1 और T2 एक ऐसा ट्रायंगल है जो दोनों पे ओवरलैप कर रहा है। अब देखो T1 को T2 पे ओवरलैप करा दिए तो क्या T2 पे T1 ओवरलैप नहीं कर जाएगा, हैं? बिल्कुल कर जाएगा। तो इस सब के लिए लागू होगा, तो ये भी रिलेशन क्या हो गया, सिमेट्रिक रिलेशन भी हो गया। बोलो बात समझ में आता है। चलो अब तीसरा ट्रांजिटिव के लिए चेक करते हैं, क्योंकि इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है कि जो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों हो, ठीक है। तो अब हम लोग किसके लिए चेक करते हैं, ट्रांजिटिव के लिए। देखो ट्रांजिटिव क्या कहता था कि A का रिलेशन B के साथ, B का रिलेशन यदि C के साथ हो, अगर इतना कंडीशन फॉलो हो गया तो A का रिलेशन C के साथ होना चाहिए, A का रिलेशन C के साथ होना चाहिए। तो यहाँ ट्रायंगल के लिए मान लो T1 रिलेटेड है T2 से, T2 रिलेटेड है T3 से,
तो हमको यही ना चाहिए कि T1 रिलेटेड होना चाहिए T3 से, हमको यही ना चाहिए। चलो हम लोग जो जो कंडीशन दिया हुआ है उसको देखते हैं पहले। T1 रिलेटेड है T2 से, इसका क्या मतलब, T1 पे T2 पूरा ओवरलैप कर लेता है, ठीक, पूरा ओवरलैप किए हुए है। T2 रिलेटेड टू T3, इसका मतलब क्या, T3 एक और ट्रायंगल है जो इसको ओवरलैप कर रहा है। अरे भाई जब इसको ओवरलैप कर लिया तो E इसको ओवरलैप कर रहा है। देखो E क्या है, E T1 जो है T2 पे ऐसे ओवरलैप कर दिया है ना, और T2 पे T3 ओवरलैप कर दिया, तो इधर T1 पे भी T3 ओवरलैप कर दिया है ना, तो T1 भी रिलेटेड है T3 से। तो इसका मतलब ये एक क्या, ये एक ट्रांजिटिव रिलेशन भी है। तो रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया, ट्रांजिटिव भी हो गया, इसका मतलब ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। बोलो बच्चों समझ में आया, बिल्कुल आया होगा। चलो तीसरा एग्जांपल है, लेट L बी द सेट ऑफ ऑल लाइन्स इन अ प्लेन एंड R इज ए रिलेशन इन L डिफाइन एज R इज इक्वल टू L1 and L2 एंड L1 इज परपेंडिकुलर टू L2 सो दैट R इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव। ठीक, क्या दिया हुआ है, मान लो फिर से इस बार सभी इस प्लेन में जितना भी तुम लाइन ड्रॉ कर सकते हो उस सभी लाइन का एक इस प्लेन के सभी लाइन पर एक रिलेशन है, ठीक है, एक रिलेशन है L डिफाइन एज, कैसे वो रिलेशन डिफाइन है ना, वो रिलेशन कैसे डिफाइन है कि R इज इक्वल टू L1 and L2, L1 L2 दो लाइन इस प्रकार है कि L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, कि L1 परपेंडिकुलर है L2 पे, ठीक है, L1 परपेंडिकुलर है L2 पे। तो हमको दिखाना है कि R सिमेट्रिक है बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव। तो हमको क्या दिखाना है कि R1 हमारे पास सिमेट्रिक भी है बट ना ही रिफ्लेक्सिव है ना ही ट्रांजिटिव है, ठीक है, ना ही रिफ्लेक्सिव है ना ही ट्रांजिटिव है। तो अब देखो इसको कैसे करते हैं, बिल्कुल आसान, बस इस चीज को आप समझ लो, है ना।